साथियों, आप सभी को विजयदशमी की बहुत बहुत शुभकामना। मैं रविंद्र माइती इस विजयदशमी के पावन अवसर पर एक महत्वपूर्ण विषय के ऊपर हम लोग वार्तालाप करने जा रहे हैं। आर्सेनिक दूषित क्षेत्र के बारे में हम आज चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर पंकज कुमार गुप्ता जल विशेषज्ञ है, आईआईटी दिल्ली से। नमस्कार सर। इस कार्यक्रम को आगे जाने से पहले हम एक पंक्ति कविता से स्टार्ट करेंगे। कविता सी, धरती की गोद में छिपा है अमृत, जीवन का आधार हमारा भूजल, संरक्षण इसका कर्तव्य हमारा, भूजल विद्या जन जन का सहारा। पहले तो आज दशहरा की शुभकामनाएं है सर। नमस्ते रविंद्र, सभी लोगों को दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। विजयदशमी के दिन माँ भवानी का हम सब पर आशीर्वाद हो, ऐसा हम अपेक्षा करते हैं। सर पहले तो बताइए सर, भूजल क्या होती है सर? कि धरातल जहाँ हमारी आज सतह है, उस धरातल के नीचे जो जल संरक्षित है, जो जल स्टोर है, उस जल को यदि हम एक्सेस कर पाते हैं, बहुत आसानी से हम उसे अगर निकाल पाते हैं, उसकी क्वालिटी, उसकी गुणवत्ता बहुत ही अच्छा है। तो सामान्य रूप से हम ऐसे भूजल क्षेत्र से निकाले गए, जमीन के अंदर से निकाले गए जल को भूजल कहते हैं। तो सर भूजल जो है सर, वो हमारी जीवन सुरक्षा के लिए कितने इम्पोर्टेंट है सर? करके ज्यादा पेयजल जो है हमारा, जो पीने का पानी है, वो भूगर्भ जल से आता है। जमीन के अंदर स्टोर पानी को हम पंप करके पीते हैं, इसीलिए उसकी महत्वता बहुत ज्यादा है। भूजल हो गया तो हमारी भारत में खास करके हमारी एग्रीकल्चर जो किसी क्षेत्र है सर, तो उसमें भूजल का कितना इम्पोर्टेंस है, वो कितना महत्वपूर्ण है सर? ये इतना आप समझें कि एग्रीकल्चर का बहुत बड़ा प्रोडक्शन ग्राउंड वाटर या भूजल इस पे आधारित रहा है। अभी देखें कि हम लगभग 300 स्क्वायर किलोमीटर से भी ज्यादा एरिया को ज्यादा वाटर हम पंप करते हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा ग्राउंड वाटर पंपिंग करने के श्रेणी में हम भारत के लोग आते हैं, और इनका प्रयोग मुख्यतः जो है कृषि क्षेत्रों में सिंचाई के लिए किया जाता है। साथ ही साथ हम भूजल का प्रयोग पेयजल के रूप में, जैसे पीने के पानी के रूप में हम करते हैं, जो आप देखते होंगे शहरों में हो या गाँव में हो, जो हमारे टंकी से पानी का सप्लाई हो रहा, या अभी हर घर जो जल पहुंचाया जा रहा है, चाहे जल जीवन मिशन हो या अन्य कार्यक्रमों के आधार पर पाइप्ड वाटर सप्लाई किया जा रहा है, ये भी कहीं ना कहीं भूजल से निकाल करके, भूगर्भ से निकाल करके उस जल को एक टंकी में स्टोर किया जाता है और फिर वहां से उन्हें सप्लाई किया जाता है। तो यह पूरी की पूरी समुदाय के लिए पेयजल का मुख्य स्रोत भूजल ही है। सर आप बेसिकली बिलोंग करते सर बिहार से सर, तो सर बिहार की जो प्रॉपर सर आप जिस क्षेत्र से आप बिहार बिलोंग करते हैं सर, वहाँ की भूजल में जो आर्सेनिक का जो पॉल्यूशन है सर, वहाँ की इफेक्ट जो कैसे है? रविंद्र, ये बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। सौभाग्य से मैं बिहार के पावन धरती से हूँ। आर्सेनिक या अन्य प्रदूषकों की समस्या भारत में बहुत ही गंभीर है। अगर आप भारत के सबसे उत्तरी क्षेत्र में देखें, जहां आज लद्दाख में देखें, आज लद्दाख में जिस तरह का वातावरण है, प्रोटेस्ट हो रहा है, कहा जाता है इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया वास्तव में, और वहां पर भी अध्ययन में पाया गया है कि भूजल में
आर्सेनिक की मात्रा है। तो जब आप लद्दाख से शुरू करते हैं, जब आप जम्मू कश्मीर से शुरू करते हैं, इस भारत के शीर्ष से शुरू करते हैं, तो आप देखते हैं कि आर्सेनिक की समस्या, साथ ही साथ जैसे आप गंगा बेसिन में आते हैं, गंगा का जैसे ही हिमालय से नीचे की ओर गंगा प्रवाह करती है, जो हमारा गंगा का क्षेत्र है, तो वाराणसी, कानपुर कानपुर के एरिया में ज्यादातर इंडस्ट्री होने के कारण हैवी मेटल्स की बहुत कंटामिनेशन का इशू है, इसलिए आर्सेनिक को थोड़ा सा वहां पे कम महत्वता दिया जाता है आम बात में, लेकिन आर्सेनिक वहां पर भी है। लेकिन जैसे आप वाराणसी में आते, तो वाराणसी के बाद आर्सेनिक की जो प्रदूषण, उसकी चपेट बहुत तगड़ी मिलने को मिलता है, और ये गंगा का बहाव जिस क्षेत्र से हो रहा है, वो इस क्षेत्र में आपको देखने को मिलता है। फिर आप जैसे बिहार में इंटर करते हैं, बक्सर हो गया, भोजपुर हो गया, पटना मनेर का एरिया है, पटना हो गया, फिर आप पटना से जैसे नीचे वैशाली आते हैं, वैशाली हो गया, समस्तीपुर हो गया, समस्तीपुर के बाद आप बेगूसराय, भागलपुर होते हुए जैसे गंगा नीचे नीचे बंगाल में घुसती है, तो बंगाल के तमाम जिले जो हैं उसमें है। अब यहाँ पे दो पर्सपेक्टिव है जिसे हमें समझने की जरूरत है कि आर्सेनिक प्रदूषण बिहार के गंगा गंगा जिस दिशा में जिस जगह से बह रही होती है या उसके आसपास में प्रभावित क्षेत्रों में है। मैं फिर से अंडरलाइन करूंगा, पूर्णतः बिहार में आर्सेनिक की समस्या नहीं। यदि आप साउथ में बहुत साउथ चले गए या नॉर्थ में बहुत नॉर्थ चले गए, बिहार में भी, तो आर्सेनिक की समस्या नहीं है। लेकिन हाँ, वहां पे फिर नाइट्रेट जैसे कंटामिनेशन की समस्या है, वहां पे फ्लोराइड जैसे रोहतास में फ्लोराइड की समस्या है। अगर आप आर्सेनिक के साथ साथ आयरन को देखें, तो पूरा का पूरा आप मिथिलांचल का जो बेल्ट है, समस्तीपुर, दरभंगा और मधुबनी, सुपौल, ये सब जिलों में आप जाएं, पानी की अवेलेबिलिटी खूब है, लेकिन आपको आर्सेनिक के साथ साथ आपको आयरन की भी बहुत बड़ी समस्या है। सो अगर आप पूर्ण एक पिक्चर में देखेंगे तो ज्यादातर बातचीत आमतौर पे बातचीत के भाषा में होती है कि बिहार में आर्सेनिक कंटामिनेशन बहुत ज्यादा है, लेकिन यह कहीं ना कहीं अगर आप कहें साइंटिफिक डेटा को देखें या PHED पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के डेटा को देखें या अन्य किसी प्रतिष्ठित संस्थान, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड या ग्राउंड वाटर बोर्ड के डेटा को देखें, तो आप या सबसे बेहतरीन डेटा जो महावीर कैंसर संस्थान के स्कॉलर्स और रिसर्चर्स द्वारा इकट्ठा किया गया था, उन सब डेटा को देखें, तो पूर्ण बिहार में आर्सेनिक की बात किया जाए तो यह गलत है, अधूरा नॉलेज होगा। आर्सेनिक की समस्या जैसे जैसे गंगा का बहाव क्षेत्र है, गंगा से प्रभावित क्षेत्र है, या कहें गंगा का हाइड्रोलॉजिकल जो यूनिट, वहां पे आपको आर्सेनिक की बहुत ही तगड़ी समस्या देखने को मिलेगी। बहुत तगड़ी का मतलब मैं अंडरलाइन यहाँ पे फिर करूंगा कि वह ऐसी समस्या जिसने वहां के जनजीवन को, वहां के स्वास्थ्य को, वहां के कम्युनिटी हेल्थ को तहस नहस कर दिया, तहस नहस कर दिया है। आप चाहे किसी भी दिशा से देख लें, चाहे छोटा बच्चा हो या हमारी माताएं बहन हो या फिर वृद्धे लोग हो, आप वहां उनके स्किन को देख लें, जा करके आप उनके डेली हेल्थ को देख लें, पूर्ण रूप से डिस्ट्रॉय कर दिया आर्सेनिक। इसको ब्लैक फुट डिजीज बोलते हैं, जो हाथों में हाइपर पिगमेंटेशन ऐसे बहुत ली आपको वहां पे देखने को मिलेगा। जो खास करके जो सर आर्सेनिक होती है सर, किस सीजन टू सीजन वेरी करता है? एकदम करता है। मैं चूंकि आपने ये, हम लोगों ने इस कार्यक्रम का उद्देश्य रखा है आर्सेनिक यात्रा, इस आर्सेनिक प्रभावित क्षेत्र से हमारी ये यात्रा होने वाली है, और इसमें हम वर्चुअल मोड में आर्सेनिक प्रभावित क्षेत्रों के बारे में चर्चा करेंगे, और वह चर्चा का आधार जो है वो वैज्ञानिक स्तर पर पब्लिश डेटा के बेस पर। तो मैं आपको पूर्ण फिर से आपको ले चलता हूं कुछ ऐसे वैज्ञानिकों को जिन्होंने बहुत ही उत्कृष्ट वर्क किए हैं। दुर्भाग्य से मैंने आर्सेनिक पे बहुत ज्यादा रिसर्च नहीं किया है, कुछ वर्क मैंने किए हैं जो रिव्यू वर्क हैं,
या कुछ फील्ड वर्क आप कह सकते हैं किए हैं, लेकिन हमारे देश में बहुत ही उन्नत किस्म के रिसर्च वर्क हुए आर्सेनिक पर। और उसमें से एक दो स्टडी में, चूंकि समय सीमा हमारे पास अभी कम है, तो हम एक दो स्टडी को इस आज के पॉडकास्ट में लेते हैं। प्रोफेसर अभिजीत मुखर्जी, आईआईटी खड़गपुर, उन्होंने लगभग बंगाल के क्षेत्रों में, बिहार के क्षेत्रों में, वाराणसी में, इवन लद्दाख के क्षेत्रों में बहुत ही बढ़िया उत्कृष्ट वर्क किया है। और उन्होंने पाया है कि हाइड्रोलॉजी ड्रिवन जो डिजोल्यूशन हो रहे हैं रॉक और जो वहां की मिनरल्स हैं, उनका जो डिजोल्यूशन हो रहा है, अब डिजोल्यूशन को हम अगर समझे तो सिंपल भाषा में घुलना, कहते हैं ना कि पत्थर पे भी अगर बूंद बूंद पानी गिरे तो एक दिन वो उसमें सुराख हो जाती है। वैसे ही जब जमीन के अंदर पानी की प्रवाह होती है, पानी जमीन के अंदर भूजल में एक जगह स्थिर नहीं है, वो प्रवाह होती है, तो वो वहां के जो मिनरल्स हैं, वहां के जो पत्थर हैं, वहां के जियोलॉजिकल मीडिया, उससे घुलती इंटरेक्शन होती है। जब उनसे इंटरेक्शन होती है तो रिडक्टिव डिजोल्यूशन के कारण आर्सेनिक का वहां से घुल के मिनरल फेज से आना और फिर उनका प्रवाह जल के साथ, जिसे एडवेक्टिव फ्लो कहते हैं, और वो मोबिलाइज होती है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। आप देखेंगे कि अगर ये जिन जिन क्षेत्रों का मैंने बात किया वहां पे ग्राउंड वाटर पंपिंग फॉर इरिगेशन एक्सट्रीम, पूरी दुनिया में अगर सबसे फर्टाइल लैंड अगर आप देखें तो ये क्षेत्र है, और ग्राउंड वाटर पंपिंग बहुत ज्यादा। फिर मैं एक बार अंडरलाइन करूंगा इन्हीं क्षेत्रों में, इस जो गंगा की हाइड्रोलॉजिकल यूनिट है उसमें, तो जब आप ग्राउंड वाटर को बहुत पंप करते हैं तो आप उसके फ्लो डायनामिक्स को, कहने का मतलब उनकी जो प्रवाह क्षेत्र है उसको, उसमें हेर फेर कर देते हैं, आप उनको डिस्टर्ब कर देते हैं, या आप उनको बहुत तेज कर देते हैं। जब आप तेज कर देते हैं तो उसमें क्या होगी, उनकी रिजोल्यूशन बढ़ जाएगी, मोबिलाइजेशन बढ़ जाएगी, और फिर एक जगह से दूसरे जगह प्रभाव होगी। तो बहुत सारे ऐसे एक्यूफर थे पहले जो कंटामिनेटेड नहीं थे, अब वहां जाकर के देखें तो कंटामिनेशन नंबर 1। नंबर 2, अगेन मैं कोट करूंगा, प्रोफेसर मुखर्जी एंड ऑथर्स हैज आल्सो हाईलाइटेड कि जो प्लेट टेक्टोनिक एक्टिविटीज हैं उसके कारण भी आर्सेनिक मोबिलाइजेशन है। तीसरा जो थ्योरी है वो है कि फर्टिलाइजर्स जो यूज होते हैं उससे भी इंड्यूस होते हैं आर्सेनिक एक्यूफर्स। चौथी जो थ्योरी है कि कुछ माइक्रोब्स ऐसे हैं जो आर्सेनिक मोबिलाइजेशन में, आर्सेनिक डिजोल्यूशन में हेल्प करते हैं। तो ये ऐसे कई थ्योरी है, जो थ्योरी सोर्स ऑफ आर्सेनिक इन गैंगेटिक बेड कह सकते हैं में एक प्रभावशाली थ्योरी है। और अभी तक आई थिंक कि अभी तक जितने भी रिसर्च हुए हैं इससे ये है। जो मेरा पर्सनल व्यू है वो व्यू है कि आर्सेनिक क्षेत्र जो भी, मैं पर्सनली चूंकि मैं वही आर्सेनिक क्षेत्र से ही हूं, तो मैं तो देख पाता हूं कि ये ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन जिस लेवल से हम कर रहे हैं इस क्षेत्र में, और इसके कारण अगर आर्सेनिक और आयरन या अन्य कोई जियो केमिकल्स या कंटामिनेंट्स हमें वहां पे देखने को मिलता है, जियो केमिकल मेकअप अगर चेंजेस देखने को मिलता है, तो हमें एक्सेप्ट करने में कोई बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि हमने एक्सट्रैक्शन बहुत किया है, ग्राउंड वाटर को पंप बहुत किया है। कोई भी क्रॉप नहीं हो आज के समय में इस बेल्ट में है जिसे हम बिना ग्राउंड वाटर के पंप किए हम उसे सिंचाई के लिए लेते हैं। ऐसा कोई भी क्रॉप नहीं, चाहे आलू हो, आप मक्का ले लीजिए, मक्का में भी, आप मक्के भी 2-3 सीजन में होने लगे हैं, गेहूं हो, सरसों हो। पहले सरसों हम लोग जब छोटे बच्चे थे तो ऐसे बेल्ट में सरसों में सिंचाई नहीं देखते थे, अब सरसों में सिंचाई हो रही है। ड्रिप इरिगेशन जैसी व्यवस्था कम है, ज्यादातर फ्लडिंग करके ही इरिगेशन करते हैं, और कैनाल सिस्टम बहुत ही सपोर्टिव नहीं है। तो ग्राउंड वाटर जो एक्सट्रैक्ट हो रहा है वो मोबिलाइजेशन का एक बहुत बड़ा कारण तो है, ये तो मैं मानता हूँ। सर पॉइंट है सर, जो अभी आर्सेनिक का जो प्रॉब्लम है सर, तो जिस क्षेत्र से आर्सेनिक का सबसे ज्यादा होती है उसका फूड चेन में क्या प्रभाव आते हैं सर? इसके भी दो पर्सपेक्टिव है। मैंने इससे पहले बिहार, डीडी बिहार में भी इस चीज को हाईलाइट किया था। आर्सेनिक
क्षेत्र में जहां पे इरिगेशन किया जा रहा हो आर्सेनिक के वाटर से, या किया जाता है आर्सेनिक के वाटर से, जैसे समस्तीपुर का एरिया। तो ऐसे एरिया में जब आप देखेंगे आर्सेनिक अपटेक बाई प्लांट डेफिनेटली होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्रॉप में भी होगा, क्रॉप में भी आर्सेनिक की इनपुट होगी, अपटेक होगा। बट अगेन ये सिर्फ कुछ क्षेत्रों में है, पूरे बिहार में आप नहीं कह सकते हैं कि पूरे बिहार से जो प्रोड्यूस आ रहा है वो आर्सेनिक प्रभावित हो, ऐसा कहना गलत है। आर्सेनिक प्रभावित क्षेत्रों से अगर कोई प्रोड्यूस आ रहा है, कोई मक्का आ रहा हो, गेहूं आ रहा हो, धान आ रहा हो, तो हम मान सकते हैं, या हम जांच का विषय बन सकता है। फूड चेन में आर्सेनिक का आना ऑफकोर्स फूड ग्रेन से, फूड प्रोड्यूस से, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस से है। अब इस चीज को भी आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे अंडरलाइन करना मैं चाहूंगा कि कुछ प्रोड्यूस होते हैं जो प्रोड्यूस आर्सेनिक अपटेक में हेल्प करें। कुछ प्लांट्स होंगे जो आर्सेनिक हाइपर एक्यूमुलेट करेंगे, कुछ प्लांट्स होंगे वो हाइपर एक्यूमुलेट नहीं करेंगे। तो ऐसे यूनिफॉर्म डिसीजन लेना कि आर्सेनिक प्रभावित क्षेत्रों से भी सभी कुछ में कंटामिनेशन आ रहा हो, ये थोड़ा सा अटपटा होगा। बट हाँ, कुछ फूड चेन में कुछ प्रोड्यूस में आएंगे, फिर जब आप उसे कंज्यूम करते हैं तो आपके बॉडी में एज ए कंटामिनेंट वो एंटर करते हैं। जैसे फूड चेन में फूड में भी जैसे इंटेक हो रहे हैं, तो ह्यूमन उसको कंज्यूम कर रहा है, एनिमल कंज्यूम कर रहा है, और उसके बाद हम लोग का बॉडी में जो इफेक्ट आ रहे हैं, ठीक है। बट इसका ऊपर पब्लिक का कितना अवेयरनेस है? एंड सेकेंड थिंग है सर, इसका गवर्नमेंट प्लान क्या है, और गवर्नमेंट का पहले क्या प्लान था, और पहले का जो गवर्नमेंट है उसका प्लान क्या था, और आगे का कुछ प्लान है सर? ये बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। मैं जगह साइड करना चाहूंगा। आप देखें, महावीर कैंसर संस्थान के जो उत्कृष्ट वैज्ञानिक रहे, उन लोगों ने अभी भी बहुत ही उन्नत उन्नत किस्म का स्टडी किया, जिसमें कि ह्यूमन बॉडी से कुछ सैंपल्स लिए, ब्लड्स लिए, हेयर नेल ऐसे सैंपल्स लिए, आर्सेनिक प्रभावित क्षेत्रों में उनके कैंसर रिस्क एनालिसिस किए हैं, और उन्होंने पाया है कि बाकायदा इनका हेल्थ इम्प्लीकेशन है। अब इनकी डिटेल इन्वेस्टिगेशन प्रभावित क्षेत्रों में तो है, और जो प्रभावित क्षेत्र नहीं है वहां पर भी है। अभी ऐसे क्षेत्रों को चिन्हित किया गया है, ऐसे प्रभावित क्षेत्रों को चिन्हित किया गया है। अब यहाँ पे दो दुर्भाग्य है। पहली दुर्भाग्य क्या है कि मोस्ट ऑफ द थिंग जो, या रेमिडियल एक्शंस जो है वो सेंट्रलाइज्ड होता है। जैसे अगर कोई पटना में बैठा या दिल्ली में बैठा व्यक्ति आर्सेनिक के लिए कुछ सोच रहा होता है, तो वो एक बार में ही पूरे बिहार के लिए सोच लेता है। तो उससे क्या होती है कि आपका कंटामिनेशन जो है वो एक डिसेंट्रलाइज्ड प्रॉब्लम है। आप मनेर चले जाए, वहां कंसंट्रेशन ऑफ आर्सेनिक अलग होगा, या वहां पे उनकी मिनरलोजिकल सोर्स अलग होगा, उनका जियोकेमिकल मेकअप अलग होगा। वही चीज आप वैशाली में चले जाएं, आप समस्तीपुर में चले जाएं, इतनी कम दूरी में ही आपको बहुत बदलाव दिखेगा। ये बदलाव हाइड्रोलॉजिकल यूनिट में भी है, कहीं बारिश बहुत ज्यादा हो रही है, कहीं कम हो रही है। फ्लो सिस्टम में भी है, कोई बहुत गंगा के किनारे में है, कोई गंगा से थोड़ा सा ऊपरी क्षेत्र में है, पठारी क्षेत्र, जैसे रोहतास आप देख लें। तो मैं इसको इस तरह से देखता हूं कि फेल्यूर होने के कारण मोटिवेशन कम हो गया। कुछ दशक पहले ऐसे प्रयास किए गए कि आर्सेनिक प्रभावित क्षेत्रों में ऐसे फिल्टर यूनिट लगाए जाए जो कि हैंडपंप से अटैच्ड हो, और फिर उसको कम्युनिटी यूज करे, और कम्युनिटी कैन मेंटेन और एक्सेसिबल वाटर। और सफल थे, ऐसा नहीं कि वो असफल प्रयास थे, सफल प्रयास थे। लेकिन उनका पूरे राज्य के अंदर या पूरे प्रभावित क्षेत्रों के अंदर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाया। उसका मुख्य रीजन ये था कि जो प्रॉब्लम आपका डिस्क्रीट प्रॉब्लम है, डिसेंट्रलाइज्ड अप्रोच की डिमांड कर रहा है, उसमें आप सेंट्रलाइज्ड अप्रोच नहीं लाएंगे। एक ही फिल्टर आप हर जगह नहीं लगा सकते हैं, एक ही प्रॉब्लम सोल्यूशन जो हर जगह नहीं दे सकते। तो एक वो फेल्यूर होने के कारण क्या हुआ कि सोल्यूशन पे कम फोकस रहा। दूसरी चीज जो रही कि फोकस मॉनिटरिंग साइड में भी बहुत कम था। हार्डली आप देखेंगे कि कहीं पे पंचायत स्तर में कोई लेबोरेटरी होती है जिस लेबोरेटरी में आर्सेनिक की टेस्ट कराया जाता है। आप सोचिए कि जो गांव में एक व्यक्ति है जिनके घर में हैंडपंप है, और वो जान रहे हैं कि इसमें आर्सेनिक है या आयरन है, और आप ही मान लो वो गांव के व्यक्ति,
आप में से कोई भी इस व्यस्त जीवन में, जहां हम अपने दैनिक जीवन की चीजों को पूर्ति करने में हर रोज स्ट्रगल कर रहे हैं, वहां पे आप एक पानी की भी समस्या लेकर के जाएंगे जिला स्तर के लेबोरेटरी में कि जरा हमारा टेस्ट कर दीजिए, और आप जाएंगे तो वहां आपके साथ क्या व्यवहार होगा, क्या आपको किस लेवल से आपको सपोर्ट किया जाएगा, वो नहीं होता। क्या है कि डिपार्टमेंट्स जो गवर्नमेंट एजेंसीज जिनको मैंडेट्स है, लाइक पीएचईडी, जिनको टेस्ट करना है, वाटर क्वालिटी को मॉनिटर करना है, वो एक बस्ता लिए, झोला लिए, उसमें कुछ इक्विपमेंट लिया और हर जगह गए, टेस्ट कर लिए। वो भी जहां से चला वहां टेस्ट किया या नहीं किया, इसकी कोई गारंटी नहीं है, कोई वो नहीं है। सभी चीजों को भर दिया गया। कहीं पर आपको आर्सेनिक खूब दिखेगा, वहां पे रिपोर्ट में जाके देखिए तो आर्सेनिक नहीं है। जहां पे आर्सेनिक नहीं है वहां पे भी दिख जाएगा। तो ये एक प्रकार का बहुत बड़ा ह्यूमन एरर हो गया मॉनिटरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मॉनिटरिंग बहुत कमजोर होने के कारण आप बहुत ज्यादा रेमेडियल एक्शन नहीं सोच सकते हैं। रेमेडियल एक्शन भी आप सेंट्रलाइज्ड लेके बैठे हैं। फिर जो सरफेस की आपका एक्यूफर था, पंपिंग के कारण काफी डिस्ट्रॉय हो चुका था। आर्सेनिक उसमें काफी हैवी मेटल, आर्सेनिक और आयरन वगैरह काफी आ गया। तो आपने जो अभी फंक्शनल वाटर सप्लाई जो कर रहे हैं हाउस होल्ड को, सो एवरी हाउस होल्ड तक वाटर सप्लाई होती है, वो कोई कैनाल सिस्टम से वाटर सप्लाई नहीं होती है। खास करके आर्सेनिक प्रभावित क्षेत्रों में अगर आप देखें, वो उसके के नियम है कि एक वार्ड होता है, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ पंचायत, उस वार्ड के अंदर एक ग्राउंड वाटर पंपिंग स्टेशन होता है, जिसके ऊपर एक बहुत बड़ा टंकी हो और आप वहीं से ग्राउंड वाटर पंप करते हैं। उसको डीपर एक्यूफर में आप चले गए, 200 300 400 फीट नीचे गए, वहां से पानी को पंप किया और फिर आपने पानी को सप्लाई किया। इसमें जो सबसे बड़ा खतरा निकल के आया कि रेवोल्यूशन नहीं, आप हमारे घर में पानी आपने दिया, 2 घंटे का सप्लाई दिया, तो हम 2 घंटे यूज करेंगे, नो मैटर हाउ मच वाटर आई हैव रिक्वायर्ड, मतलब हमें कितनी जरूरत है आई डोंट केयर, हमें जितना चाहिए उतना करेंगे। इसी चक्कर में क्या हो गया कि पानी जिनकी खपत पहले एक्स होती थी, अब 10x 100x 1000x चली गई। क्यों? क्योंकि आप नल का खोलेंगे आपके पास पानी आ गया। और पहले क्या था कि आप हैंड पंप करेंगे, तो हैंड पंप करेंगे तो 10 मिनट करेंगे, 5 मिनट करेंगे, या जरूरत के अनुसार करेंगे। अब ये चीज में थोड़ा डायनामिक्स जो है, पंपिंग डायनामिक्स भी बदल गया, शिफ्ट हो गया। एट द सेम टाइम इलेक्ट्रिसिटी जब से आपके पास आया, आपने पंपिंग इतना ज्यादा कर दिया एग्रीकल्चरल लैंड में, क्योंकि आप पहले डीजल से था, अब इलेक्ट्रिसिटी से था, कंपेरेटिवली सस्ता हो गया। तो आपने ये नहीं सोचा कि आर्सेनिक कितना आएगा, आपने पंप किया तो आर्सेनिक की जो डायनामिक्स थी बदल गई। तो ऐसे क्षेत्रों में आप कहेंगे सरकार के द्वारा क्या प्रयास किया गया, तो मैं आपको 2 चीजों को हाईलाइट यहाँ करना चाहूंगा। मॉनिटरिंग में हम कहीं ना कहीं पीछे रह गए। दूसरी चीज, हमारे पास अभी कोई ऐसा तरीका नहीं है आर्सेनिक क्षेत्रों में कि हम पंपिंग को कंट्रोल कर लें, चाहे स्ट्रक्चरली या नॉन स्ट्रक्चरल। हम किसी व्यक्ति को ये समझा करके कि यह ज्यादा पंपिंग करना हमारे लिए खतरनाक है, हम समझाने में भी असक्षम रह गए। और स्ट्रक्चरली अगर कोई बोरवेल दिखे तो बोरवेल पे हम कार्रवाई करें, ऐसे में भी हम लोग फैल रहा है। या फिर हमने कुछ अल्टरनेटिव्स भी सजेस्ट करने में फैल रहा है। तो मैं ऐसा मानता हूं कि आर्सेनिक प्रभावित क्षेत्रों में बहुत सारी काम करने की आवश्यकता जरूरत थी, जो आज से मैं मानता हूं कि कम से कम 3-4 दशक पहले हो जानी चाहिए थी। वो अनफॉर्चुनेटली आज भी नहीं। तो बहुत बड़ी एक समस्या है, जो एरिया में जो आर्सेनिक का जो प्रभाव है, बहुत बड़ी समस्या है इसकी। तो इसका हम लोग मतलब एज ए सर, जो वहाँ की लोकल गवर्नमेंट है, तो वो पंचायत से लेके, क्योंकि लोकल गवर्नमेंट ही एक अवेयरनेस प्रोग्राम स्टार्ट करे, जैसे कैसे आप लोग आर्सेनिक को कम कर सकते हो, और पानी को जैसे आपने बोला ना अभी, जैसे एक टैंकर से, जैसे बड़े टैंकर से पानी का उपयोग होते हैं और वहाँ भी वेस्ट होते हैं। तो इसका हम लोग जैसे वहाँ की लोकल गवर्नमेंट, पंचायत तो पंचायत ये करेंगे, तो उसके लिए बेनिफिट तो होगा ही सर। अफकोर्स होगा। देखिए, अगर आप पानी पे काम करते हैं तो सबसे पहला और इमीडिएट बेनिफिट जो आपको मिलता है वो हेल्थ केयर में मिलता है।
जितना ज्यादा पानी पे अच्छा काम आप करते हैं, आपका तात्पर्य मेरा गवर्नमेंट से है, उतना ज्यादा आपका हेल्थ केयर बेनिफिट होता है। अनफॉर्चुनेटली जो मेडिकल फार्मा नेक्सस है वो ये नहीं चाहती। पानी पे अगर आप बहुत अच्छा काम करते हैं, आर्सेनिक प्रदूषण की मॉनिटरिंग पर, रेमेडियल एक्शन पे, कम्युनिटी बेस्ड डिसेंट्रलाइज्ड ट्रीटमेंट सिस्टम पे, आप इस पे बहुत शानदार काम करते हैं, तो आपका मेडिकल कॉस्ट इमीडिएटली कम जाएगा, आप बीमार नहीं होंगे। और जब बीमार नहीं होंगे तो आपको कोई फार्मा प्रोडक्ट लेने की आवश्यकता नहीं। मैं वैसे बिहार में अपना क्लास 10 तक का समय मैं कह सकता हूँ व्यतीत किया, जहां पे हार्डली हमारे गांव से कोई हॉस्पिटल जाते थे। आज मेरे गांव से हर व्हीकल जो शहर की तरफ जा रहा होता है, उसमें एटलीस्ट 60-70% लोग जो है वो पेशेंट्स होते हैं। और इसका कोई दोषारोपण का बात नहीं है कि सरकारें नहीं काम की या जनता ने नहीं समझा, कि एक्चुअली हम कह सकते हैं कि एक कलेक्टिव फेल्यूर। कुछ सरकारें आई जो बहुत बहुत अच्छा काम करना चाहती हैं, बट उनका तालमेल जो है, जिन अधिकारियों को ये मैंडेट दिया गया कि आप जाएं, आप जो फॉर एग्जाम्पल अगर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, एक आर्सेनिक प्रभावित क्षेत्र के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का ओरिएंटेशन, फोकस और उनकी नॉलेज नॉन आर्सेनिक प्रभावित क्षेत्रों से ज्यादा होना चाहिए। अगर आप आर्सेनिक प्रभावित क्षेत्र में किसी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को भेज रहे हैं, तो हो सकता है आपको चाहिए कि एक दो वीक का उनको आर्सेनिक के बारे में थोड़ा सा मॉनिटरिंग क्या होता है, रेमेडियल क्या एक्शन ले सकते हैं, क्या नेशनल पॉलिसीज हैं, इन सब पे थोड़ी सी उनके साथ ट्रेनिंग हो जाए। पहली चीज की जो कैपेसिटी भी अगर आप देखें तो बहुत कम है, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल की अथॉरिटीज में, गवर्नमेंट में, म्यूनिसिपैलिटीज में, पंचायत में, इसमें बहुत कम। तो उनको जब समझ नहीं होती है उस चीज की, मैं ये नहीं कहूंगा कि सबको समझ नहीं, ये इन लार्ज बाय एंड लार्ज मैं बोलता हूँ, वो समझ नहीं होती है, तो आप चीजों को सिर्फ पेपर पे करना पसंद करते, ग्राउंड में चेंजेस आपको बहुत जल्दी नहीं दिखे। और दूसरी एक सबसे महत्वपूर्ण, मैं एक नेचर ऑफ द प्रॉब्लम इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आप समझिए कि कोई एक जिला अधिकारी किसी जिले में गए, या कोई एक पीएचडी डिपार्टमेंट के बहुत ही, मैंने बोला कि मैं इसे करूंगा चाहे जो हो जाए, जब तक उस चीज को समझेंगे उनकी तबादला हो जाएगी। तो ये प्रॉब्लम ऐसा है जिसमें कई वर्ष लगेंगे उनको समझ के, उस क्षेत्र को समझ के, फिर उनकी रेमेडियल चीजों को इम्प्लीमेंट करने के। लेकिन होता क्या है कि इतना आपका एडमिनिस्ट्रेटिव डायनामिक्स है कि एक व्यक्ति जिसकी मन भी हो पूरी, वो अपनी सच्चाई के साथ लगे कि हम आर्सेनिक के साथ इस क्षेत्र में काम करेंगे, जब तक वो काम करने को फॉर्मुलाइज करेंगे, कॉन्सेप्चुलाइज करेंगे, तब तक उनकी तबादला। अब कोई नया व्यक्ति आएगा, फिर वो वहीं से शुरू करेगा, वहीं समझेगा वही। तो इस चीज में होती है कि एट द एंड ऑफ द डे आप क्या कहते हो, बस ये एक समस्या है, इस समस्या का बस एक पेपर वर्क करना है और छोड़ देना। फलस्वरूप क्या होता है कि आम जनता को अभी भी पंपिंग कर रही है। आप ग्राउंड वाटर के अधिकारी हैं और आपने किसी को अवगत नहीं कराया कि ग्राउंड वाटर कितना उस क्षेत्र में पंप करना चाहिए, ऑप्टिमल पंपिंग क्या है, ऑप्टिमल क्या ऐसा हम प्रोग्राम्स करें क्षेत्र में, ताकि लोग ये समझें कि ये जो पंपिंग है किसके कारण आपसे लीक आ रही, तो फिर सफलता नहीं मिल पाएगी, नंबर 1। और ये सब कुछ डिसेंट्रलाइज, ये नहीं कि एक एसओपी अगर पटना में बन के आ गया तो आप उसे हर एक जिले में या हर एक ब्लॉक में आप उसे इम्प्लीमेंट कर। हर एक क्षेत्र का अपना डिमांड है, अपना जियोकेमिस्ट्री है, अपनी एनवायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंग करेंगे। और जब इस चीज में हम आगे बढ़ते हैं, इस दिशा में अगर आगे बढ़ते हैं, तो एक कहें कि एक मिशन मोड में काम करने की आवश्यकता है। हमारी ऑडियंस कुछ क्वेश्चन है तो कुछ कीजिए। धन्यवाद जी। सर, तो मेरा एक सवाल ये है कि जैसे आर्सेनिक की समस्या अभी से तो चली नहीं आ रही, बहुत टाइम से चली आ रही है, तो अभी तक ऐसी कौन सी चीजें हैं जो गवर्नमेंट उसके लिए काम कर रही है, ऐसे कोई मिशन मोड में वो लगी है कि हम आर्सेनिक के लिए कुछ करें, तो ऐसा कुछ है मिशन? देखिए, यदि आप जल जीवन मिशन के डॉक्यूमेंट्स पढ़ेंगे तो
यह स्पष्ट है कि जैसे क्षेत्र जहाँ पे कोई भी पॉल्यूटेंट हो, नॉट ओनली आर्सेनिक, कोई भी पॉल्यूटेंट हो, ट्रीटमेंट करके कम्युनिटी तक जल को पहुंचाने की व्यवस्था होनी चाहिए। आप इतना ही समझिए कि अगर कम्युनिटी स्केल पर ही आप अगर ट्रीटमेंट फैसिलिटी लगाते हैं तो उसके लिए सबसे पहले डिसेंट्रलाइज असेसमेंट की जरूरत है। यदि आप किसी ब्लॉक लेवल पे काम करते हैं या पंचायत लेवल पे काम करते हैं या ब्लॉक वार्ड लेवल पे काम करते हैं तो आपको सबसे पहले उनकी असेसमेंट करने की जरूरत होती है, जिसे अक्सर आप देखेंगे इग्नोर करते हुए किया जाता है। फिर आप कितना भी प्रयास करेंगे, एक अच्छा असेसमेंट ना हो, और आप फिर कितना भी प्रयास करेंगे कि हम वहां कोई रेमिडियल या ट्रीटमेंट प्लांट लगा दें, तो वो सक्सेस होने की चांस उसकी वही खत्म हो जाती है। क्योंकि आपको कुछ कहते हैं रेमिडियल प्लांट के नाम पे अगर कुछ कहते हैं कि उसमें डालना है, इट्स मैंडेटरी, तो चलो ये कर देते हैं, तो वो इस भाव से आप जब करेंगे तो उसकी मेंटेनेंस भी नहीं आप कर पाएंगे। मेंटेनेंस करने के लिए फिर आपको स्किल टेक्नीशियन चाहिए, या नॉन स्किल्ड को भी आप ट्रेनिंग दें, उनकी कैपेसिटी बिल्ड करें, कम्युनिटी में जाके कैपेसिटी बिल्ड करें, सो दैट दे कैन मेंटेन इट। बहुत सारे क्षेत्रों में मैं गया जहाँ पे आर्सेनिक के लिए जो हैंडपंप है उनसे अटैच्ड फिल्ट्रेशन यूनिट लगाए गए। वो फिल्ट्रेशन यूनिट 2 से 3 महीने में मेंटेनेंस मांग रही थी, फिर कम्युनिटी को उससे हेडेक होने लग गया क्योंकि उनको वाटर सप्लाई पंप करने में दिक्कत होती थी, उन्होंने उसको उखाड़ के फेंक दिया। कम्युनिटी को जब तक आप प्रैक्टिकल सोल्यूशन नहीं दें, और प्रैक्टिकल सोल्यूशन के साथ तुरंत उसमें दिखना चाहिए कि आर्सेनिक रिजल्ट भी दिखना चाहिए उनको, और रिजल्ट सिर्फ आप उनके कलर बेस पे नहीं दिखा सकते, आप उस बेस पे दिखाएं कि उनके हेल्थ में क्या सुधार हुआ। आप कम्युनिटी में पहले लोग 10 लोग ऐसे बीमार थे, उनके स्किन में पिगमेंटेशन था, आप नहीं है, इस भावना से आप दिखाते हैं, तब तक आपकी समस्या का समाधान अगर खोजते हैं नहीं। आपने बोला कि गवर्नमेंट का क्या प्रयास, गवर्नमेंट ने कई प्रयास किए। आपने बहुत अच्छा प्रयास किया हैंडपंप से किसी ट्रीटमेंट यूनिट को जोड़ देने, लेकिन आपने ये भी प्रयास किया कि पहले उनकी उस एरिया की असेसमेंट करें और उस असेसमेंट के आधार पर तय करें कि डिजाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या। तो प्रयास तो है, लेकिन वह प्रयास किसी धरातल पर नहीं है। मतलब कहने का मतलब वो किसी तरह से अध्ययन करके या किसी भी प्रकार के सपोर्ट करके नहीं, तो इसीलिए उसमें तय होना है कि आप फेल करेंगे। इसीलिए देखेंगे कि जितने भी आर्सेनिक ट्रीटमेंट यूनिट्स लगे वो सब फेल हो गए, और अभी जो पाइप वाटर सप्लाई सिस्टम्स है उसमें कहीं ऐसी नई व्यवस्था आपको मिलेगी। आप कहीं यूनिक एक दो, कभी कभी क्या होते हैं ना, कुछ कार्यक्रम कराने होते हैं, कुछ कराने होते हैं, तो अभी पॉडकास्ट का समय है तो दिखाने के लिए 2 यूनिट आपको दिख जाए, बट इन जनरल ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि ये कहीं नहीं। और जो वाटर ग्राउंड वाटर से पंप किया जाता है उसे ही डायरेक्ट सप्लाई किया जाता है आपके घर। अब उसमें कोई बीच की आर्सेनिक ट्रीटमेंट की ऐसी कोई व्यवस्था आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो मॉनिटरिंग में हम फेल हो गए, ह्यूमन एरर आ गया, बहुत सारी चीजें हमारे इनसे गड़बड़ हो गई। मॉनिटरिंग के बाद देखें कि ज्यादातर एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट में रेमेडियल कोई ऐसा ट्रीटमेंट यूनिट नहीं लगा जिसमें आर्सेनिक स्पेसिफिक या कोई भी मेटल स्पेसिफिक या आयरन स्पेसिफिक बातें। फिर कम्युनिटी को भी ये समझाने में हम फेल रहे हैं, ज्यादातर सरकारें फेल रही है कि ये आर्सेनिक प्रभावित क्षेत्र है, आप यहाँ पे उर्वरकों का प्रयोग कैसे करें या ग्राउंड वाटर को पंप कैसे करें, ये महत्वपूर्ण था। इसको देखिए, तो सभी कुछ स्ट्रक्चरल वे में भी नहीं होगा, आप कुछ नॉन स्ट्रक्चरल भी करना। समुदाय का भी प्रयास उतना ही जरूरी है जितना जरूरी कि आपको इंटरवेंशन, टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन। तो उस एंगल से हम लोग कहीं ना कहीं आर्सेनिक प्रभावित क्षेत्रों में असफल रहे। दूसरा जो असफलता मुझे प्रभावित करती है वो है कि ज्यादातर मीडिया में या कोई व्यक्ति विशेष जिनका कोई बहुत गहरा साइंस टेक्नोलॉजी का इंटरेस्ट नहीं है, उस व्यक्ति को या जनमानस में ये डाल दिया गया कि बिहार के पानी का मतलब है आर्सेनिक प्रदूषण, बिहार के खाने का मतलब अन्न का मतलब है आर्सेनिक प्रदूषण। जबकि आप ये देखें कि आर्सेनिक प्रभावित क्षेत्र बिहार के कुछ ही क्षेत्र हैं, कुछ ही क्षेत्र हैं जहां पे आर्सेनिक की समस्या है, पूरे बिहार में आर्सेनिक की समस्या नहीं। तो एक नरेशन जो बना कि बिहार जो है आर्सेनिक प्रभावित क्षेत्र है,
यह नरेशन आधा अधूरा नरेशन है। बिहार के कुछ क्षेत्र आर्सेनिक प्रभावित हैं, और जो क्षेत्र हैं वो काफी अच्छे भी हैं, और कुछ ऐसे भी क्षेत्र मैं एक्नोलेज करूंगा कि कुछ ऐसे भी क्षेत्र हैं जहाँ पे क्लोराइड की समस्या है, आयरन की समस्या है, नाइट्रेट की समस्या है। कुछ ऐसे क्षेत्र जहाँ अब औद्योगिक यूनिट्स बन रहे हैं, वहां पे आने वाले दिनों में हैवी मेटल की समस्या होने वाली है। फिर जो जहाँ पे ये समस्या है, तो जो जो घरेलू लोग हैं वो अपने स्तर पे कोई कुछ समाधान है इसका, जो कोई आर्सेनिक के पानी को मतलब कुछ प्रिवेंशन, कुछ अपने स्तर पे कुछ कर देखिए सकते हैं? देखिए मैं बहुत ही जोरों शोर से इस बात का समर्थक रहा हूँ कि भारत अपने वैदिक काल से ही ज्ञान का भंडार, ज्ञान को बहुत ही उन्नत किस्म के ज्ञान रहे पूरी दुनिया में। भारत, बिहार की धरती तो ज्ञान की धरती रही। लेकिन अभी के समय में अगर आप देखें, 2025 में देखें या पिछले 10 दशक में देखें या 20 दशक में देखें, तो हमारा ज्यादा फोकस जो बिहार में या बिहार के जनता में रहा, वो रहा कि हम एक्सेस टू इलेक्ट्रिसिटी रहे, एक्सेस टू एम्प्लॉयमेंट रहे, या हम कहें कि हम रोटी कपड़ा मकान के चक्कर में ज्यादा व्यस्त रहे। अभी जो सबसे बड़ा प्रभाव करने वाले हैं, आप में से मैं कहूंगा कि अगर आप ज्यादातर घरों में जाएं और पूछें कि उनका जो मंथली बजट है, उसमें उनका बजट का बहुत बड़ा हिस्सा मेडिकल में जाता है, फार्मा प्रोडक्ट्स खरीदने में जाते हैं। बहुत सारे लोग बीमार, बहुत सारी ब्लड प्रेशर की समस्या है, ब्लड शुगर की समस्या है, कैंसर जैसे बीमारी हो गए हैं, और एंथ्रोगैस्ट्रो की बहुत समस्या है। आप कहीं भी चले जाएं, आपको कोई भी एज ग्रुप के लोग हों, वो बोलेंगे कि मैं सुबह उठता हूँ तो कोई ना कोई एक मेडिसिन मुझे लेना पड़ता है खाली पेट, जिसको खाए बिना मेरा पूरा दिन नहीं जाता है, क्योंकि मेरे गट में कुछ ना कुछ इम्प्लीकेशन हैं। तो ज्यादा फोकस जो है जनमानस का इस बात पे है कि हम ऐसे हेल्थ केयर कैसे मेंटेन करें। इसलिए अभी इतना पैसे उनके पास नहीं है कि वो घर में कोई आर्सेनिक फिल्ट्रेशन यूनिट लगाए। हाँ, कोई ऐसा कम्युनिटी बेस्ड, अच्छा कम्युनिटी में भी सोशल डायनामिक्स इतना बदल गया कि एक दूसरे से लोग नेबर्स में बात नहीं कर रहे। अब मेरे घर में क्या चल रहा है, आपके घर में क्या चल रहा है, ये कोई एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं। तो आपके घर में पंपिंग बहुत ज्यादा हो रहा होगा, किसी के घर में कम हो रहा होगा, आप एक दूसरे को कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, तो समाज जान ही नहीं रहा है कि हम कितना ग्राउंड वाटर पंप कर रहे हैं, तो उस पर काम नहीं कर पा रहे। जहां तक आप देखें पंचायतों की बात है, तो पंचायत में आर्सेनिक प्रभावित क्षेत्रों में भी मैं अंडरलाइन करूंगा कि ये सरकारी कागजातों की खेलवेल इतनी होती है कि आप जब भी जाए तो कोई ना कोई कागजात की लाइन लगी होगी कि आज ये वाला कागजात बनाया जा रहा है, जमीन का सुधार का काम हो रहा है, आज बैंक के तो जनमानस जो है अपने उन सब चक्करों में फंसी पड़ी। उनको इतना सोचने का मौका ही नहीं मिल रहा है कि वो सोचे कि हमारे पेयजल में आर्सेनिक की समस्या है। जबकि मैं बहुत सारे क्षेत्र में गया हूँ जहाँ आप एक गिलास पानी पी लें तो आपको उसमें गंध होगी, स्मेल आएगी। खास करके आयरन वाले क्षेत्र में आप चले जाएं, पानी आपको अगर किसी गेस्ट के रूप में आप जा रहे हैं, आपके सामने पानी प्रस्तुत किया गया, आप बस 5 मिनट रुक जाएंगे, 5 मिनट बाद आप पानी को टच कीजिएगा, यू कैन विजुअलाइज की एक लेयर ऑफ छोटी सी थीन लेयर उस पर पड़ गई, एंड वो आयरन का स्मेल भी आप उसमें पाएंगे। फिर भी लोग उसे, फिर चौथी जो लेयर आई हमारे आंखों के सामने, वो है कि हम जब घरों में वो जो आरओ सिस्टम ये लगा लेते हैं, तो हम सोचते हैं कि इसका मतलब है हम सबसे सेफेस्ट, हम आर्सेनिक से भी फ्री हो गए, आयरन से भी फ्री हो गए, यूरेनियम से भी फ्री हो गए, पैथोजन से फ्री हो, ऐसी मन में ये भावना आना, फिर हम कोई भी अन्य अप्रोच लगाने के लिए व्यवस्थित नहीं। अब जब हम, अगर कुछ लोगों का कहना है कि हम तो बहुत इच्छुक हैं लगाने के, जिनकी फाइनेंशियल इकोनॉमिकल कंडीशन अच्छा है, गांव घर में 2-4 परिवार 10 परिवार ऐसे हैं जो कहते हैं हम तो लगाने के लिए अच्छे हैं, फिर उनके सामने आती है टेक्नोलॉजी कहाँ है। अब वो गांव से, आर्सेनिक प्रभावित क्षेत्र के गांव से सोचे कि हम आए थे दिल्ली से या फिर बीएचयू से टेक्नोलॉजी ले, तो उनकी ताम झाम करने में उनको समझ में आ जाएगा कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हम जो है ठीक है। तो अंततः देखेंगे फलस्वरूप उनको पेयजल में जो है आर्सेनिक युक्त पानी ही मिल रहा होता है, उनके बीच की कोई रास्ता दिखता नहीं। होना क्या चाहिए था? होना चाहिए था कि भारत के संविधान में आर्टिकल 21
के तहत जो हमें अधिकार दिए गए हैं उसमें है कि पेयजल आपका मूलभूत अधिकार है। जब ये अधिकार है तो स्टेट को, चाहे वो किसी भी लेवल में हो, पंचायत लेवल में हो या डिस्ट्रिक्ट लेवल में हो या स्टेट लेवल में या सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल में हो, स्टेट को मेक श्योर करना चाहिए कि ये आर्सेनिक प्रभावित क्षेत्र है, इसमें हम बहुत इंटेंस मॉनिटरिंग करेंगे, हम इनके ग्राउंड वाटर को एब्सोल्युटली मॉनिटरिंग करेंगे। क्या आज भारत जैसे देश में मौसम का मॉनिटरिंग नहीं हो रहा है? फोरकास्ट कर रहे हैं, हम बहुत उन्नत हो गए। आज हम सैटेलाइट में सबसे आगे चल रहे हैं, इसरो की इतनी हम गाथाएं गा रहे हैं। उसी तरह से हमें सोचना होगा कि हम आर्सेनिक क्षेत्र में इंटेंस मॉनिटरिंग करेंगे और आर्सेनिक पे बहुत ही गहरी नजर बना के रखेंगे और इनको किसी के ग्लास तक पहुंचने से पहले हम रेमिडिएट करें। और इसके लिए कोई एक व्यक्ति विशेष या किसी एक क्षेत्र में काम करने की जरूरत नहीं है, पूर्ण क्षेत्र में और बहुत ही, मैंने बोला ना, बहुत ही ऊर्जा के साथ लंबे समय तक काम करने की जरूरत है। फिर जाकर के आप देखें कि आर्सेनिक की समस्या खत्म हो जाएगी। दूसरी चीज, अभी बिहार इलेक्शन है, आप सब जानते हैं। आप में से देखिए मैनिफेस्टो पढ़े आप सभी पार्टियों, सभी पार्टियों का मैनिफेस्टो। आर्सेनिक प्रभावित क्षेत्रों में कोई भी ऐसे कैंडिडेट नहीं होंगे जो कहेंगे कि हम आपके क्षेत्र में आर्सेनिक की समस्या को दूर कर देंगे, आप मुझे वोट दें। क्या दिल्ली में इलेक्शन प्रदूषण पे हुआ? हम सबने देखा, यमुना एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा, यमुना प्रदूषण का। तो क्या बिहार के इलेक्शन में आर्सेनिक प्रदूषण की मुद्दा नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। वहां के जो जनमानस है उनमें भी ये ज्ञान होना चाहिए कि हम इतनी गंद वाली पानी पी रहे हैं, ये हमारे से ठीक होने को नहीं है। तो कम से कम हम अपने राजनेताओं से डिमांड करते हैं, क्योंकि पब्लिक के लिए तो वही कुछ कर सकते हैं। फिर राजनेताओं को भी चाहिए कि कम से कम हम ये समझाएं कि अन्य सामाजिक समस्या के साथ साथ ये पर्यावरणीय समस्या, ये ग्राउंड वाटर की जो समस्या है, ये भी हम देखेंगे। अभी मैं सरारंजन विधानसभा क्षेत्र में गया था, वहां पे एक नदी का बहुत ही बढ़िया काम किया गया और उनका रिजोविनेट कर दिया। तो जब मैं 1 महीने पहले गया था तो रिजोविनेशन वर्क चल रहा। अभी मैं पिछले वीक गया तो मैंने देखा कि इकोलॉजी ने बहुत ही अच्छा सेव ले लिया है, रिवर हैज गुड फ्लो, बहुत बढ़िया पानी है। मछलियां, वहीं का मछलियां भी मैंने लाया था और फिर वहां पे बहुत ही अच्छा। तो पॉलिटिकल विल अगर चाहे, अगर वहां की जो हमारे विधायक हैं, जो मंत्रिमंडल में बैठे हैं, वो अगर चाहते कि हम अपनी स्पेसिफिक एरिया में आर्सेनिक की अगर कोई भी एक भी हैंडपंप है, अगर वो उसमें आर्सेनिक है तो उस पर हम काम करेंगे, उसे ठीक करेंगे और इस तरह की सारी चीजों को ठीक करके हम कम्युनिटी के हेल्थ पे काम करेंगे, तो ये समस्या कभी भी समस्या नहीं रहेगा। और ये आज करने की आवश्यकता जो है, यह आवश्यकता पिछले 3 दशक पहले करने की। जब आप हरित क्रांति के क्षेत्र में घुसे, पंपिंग करना स्टार्ट किया, जब आपके हाथ में हैंडपंप के बदले मोटर्स आ गए, मोटर के बाद फिर देखिए उस समय चाइनीज पंप चलते थे, डीजल वाले पंप आए, अब इलेक्ट्रिसिटी के आ गए, सबमर्सिबल आ गए। उसके बाद अभी जब से ये घरों तक पाइप वाटर सप्लाई सिस्टम आ गया, तो ये अपनी रफ्तार से चल रहा है। पंपिंग जो है वो अपनी एक पथ पे, आप देखेंगे कैसे कैसे पंपिंग का एज बढ़ता जा रहा है। एक समय था कि आपको एक किसी खेत की 1 एकड़ की सिंचाई करना है तो एक जैसे लगता था मिशन है। अब वो मिशन नहीं है, बस आप जाना है, आपको स्विच दबाना है। तो ये इस चीज को समझना है कि ये पूरा का पूरा हमारा एक पंपिंग जो है वो एक मिशन में था है। और लेकिन हम एट द सेम टाइम न राजनीतिक स्तर पे हो या सामाजिक स्तर पे हो या समुदाय स्तर पे इस चीज की समस्या पे बात नहीं करते। मुझे कुछ दिन पहले एक बहुत बड़े वैज्ञानिक मिले, वो बोल रहे थे, मुझसे आर्ग्यू कर रहे थे, बहुत ही अच्छा स्टोरी बता रहे थे। उन्होंने बोला जल जीवन मिशन में आर्सेनिक प्रभावित क्षेत्रों में ट्रीटमेंट करने की बातचीत कही गई, क्या आप जानते हैं? मैंने बोला हाँ, बातचीत की गई है, लेकिन आप जब ग्राउंड पे जाते हैं तो उसी जल जीवन मिशन के तहत बहुत सारे ऐसे एरिया हैं जहां पे पाइप वाटर सप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं। आप देखिए वहां पे कुछ ही फीट नीचे पानी की ह्यूमिडिटी,
और एक भी आप जगह आप नहीं जा सकते हैं जल जीवन मिशन के तहत जहाँ पे पाइप वाटर ये कम्युनिटी में जो पानी सप्लाई किया जा रहा है उसके पहले आर्सेनिक की कोई ट्रीटमेंट हो रही है। आपको मैं ये बोल रहा हूँ कम्युनिटी स्केल पे, जब आप पूरी लैंडस्केप स्केल पे देखेंगे तो कुछ काम नहीं होगा। क्या गंगा बेसिन में पूरे बिहार पे कोई ऐसा आर्सेनिक मिशन है जो काम करे कि पूरे हम यूपी बिहार और बंगाल के आर्सेनिक क्षेत्र को एक मिशन मोड में लेकर के इस पे काम करेंगे? जैसे बहुत बड़े बड़े प्रोफेसर जिन्होंने स्टडी किया है उनको ही हम ये वर्क असाइन करते हैं और उनके ज्ञान को लेकर के हम अपने एडमिनिस्ट्रेशन को कैपेसिटी बिल्ड करते हैं। कैपेसिटी एडमिनिस्ट्रेशन की बिल्डिंग के बाद हम उसे ट्रेन द ट्रेनर मॉड्यूल में ला करके हम उन सभी अधिकारियों के साथ मिलकर के बात करके और फिर हम ग्राम पंचायतों तक इस चीज को ले जाते हैं। क्या हमारे पास कोई ऐसा मॉनिटरिंग यूनिट है जो हर एक पंचायत में आर्सेनिक, आयरन और अन्य प्रभावित क्षेत्रों में अन्य जो पॉल्यूटेंट हैं उनके लिए एनालिसिस के लिए हो और बताए जनमानस को कि नहीं आज आप पानी नहीं पीजिए क्योंकि इसमें आयरन आ रहा है या आर्सेनिक आ रहा है, क्या अल्टरनेटिव सोल्यूशन है? तो आप बोलेंगे इस पे काम करने की जरूरत है, तो मैं फिर कहूंगा कि ये 3 दशक पहले काम करने की जरूरत थी। अभी भी समय है, अगर जनमानस अभी शुरू कर दे इस पे काम करने को हर एक एंगल से, चाहे वहाँ की जनमानस हो, पब्लिक हो, चाहे आज के डेट में पॉलिटिकल सिस्टम हो, एडमिनिस्ट्रेटर, जितने भी अधिकारीगण हैं, चाहे वो किसी भी रिगार्डलेस देयर पोजीशन की भी उसमें है, वहाँ के डॉक्टर्स हो गए, वहाँ की सारी चीजें अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से शुरू करने काम करना, तब जाकर के इस पोजिशन पे एक रास्ता खुलेगा कि हम आगे कैसे काम करेंगे। अगेन साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनपुट लेने की आवश्यकता है। अब महावीर कैंसर संस्थान इतनी अच्छी वर्क कर रही है, इतनी अच्छी वर्क है। इस वर्क को अगर आप कनेक्ट करते हैं अन्य संस्थानों से जिन्होंने हाइड्रोजियोलॉजी में बहुत अच्छा काम किया, जिन्होंने कम्युनिटी साइंस में अच्छा काम किया है, पूसा विश्वविद्यालय है वहाँ, राजेंद्र एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय, वहां पे लोगों ने अच्छा काम किया। सभी लोगों को जोड़ते हैं और फिर उनको जोड़ते हैं आप एडमिनिस्ट्रेशन से, पॉलिटिकल सिस्टम से, तब जाकर के एक दिशा मिलेगा। अभी तो क्या है कि वैज्ञानिक अपनी बातें अपने तक जानते हैं, अधिकारी कुछ जानते नहीं, पॉलिटिकल सिस्टम में ये कोई चर्चा का विषय नहीं, और जनमानस के पास इतना सोचने का समय भी नहीं है, धन भी नहीं है, और अंततः उनको मजबूरी है, दे आर फोर्स्ड सिंपली एक लाइन। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ डॉक्टर पंकज कुमार गुप्ता, हम लोग कैसे मतलब स्टार्ट किए थे, भूजल से स्टार्ट किए थे, उसके बाद हम लोग देखे हैं जो आर्सेनिक का क्या प्रभाव फैले है, जो बिहार के खेत जो क्षेत्रों से आगे इसको कैसे हम लोग का मतलब प्रॉपर प्रैक्टिकली काम कैसे करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर, और हम लोग कार्यक्रम को और भी आगे लेके जाएंगे। एंड अगेन हमारी तरफ से दशहरा की शुभकामना है सर। थैंक यू आपको और सभी लोगों को दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं।